नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ जिसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि कला सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, कविता के अंदर इनका क्या महत्व है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक एक प्रश्न अवश्य ऐसा आता है जिसमें पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखिए या पद्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए, कविता का उद्देश्य लिखिए। तो बच्चे इन प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। प्रश्नोत्तर उन्होंने याद किए होते हैं, पूरी कविता की व्याख्या उन्हें याद होती है, परंतु काव्य सौंदर्य में क्या लिखें, शिल्प सौंदर्य में क्या लिखें, यहाँ पर पजल हो जाते हैं। तो हमने दो पक्ष यहाँ पर देखिए काव्य के होते हैं, कौन कौन से? कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में क्या होता है? कविता में प्रयुक्त भाषा, लयात्मकता, रस, छंद, अलंकार, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, भाव संप्रेषणीयता इत्यादि। ये कला पक्ष में आएंगे। भाव पक्ष में क्या आएगा? कविता में निहित संदेश, विचार, कविता मैसेज क्या दे रही है, हमें सीख क्या मिल रही है इससे, कवि क्या कहना चाहता है, कवि के कहने का उद्देश्य क्या है। यदि हम देखें तो ये जैसे हमारा शरीर हो गया कविता का। कला पक्ष क्या है? कविता का शरीर। यानी कविता को सुंदर बनाने के लिए कवि क्या क्या प्रयोग करता है। अब सुंदर बनाने, जैसे हम सुंदर लिखने के लिए गहनों का और सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है, रस का प्रयोग करता है, छंदों का प्रयोग करता है, भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है ताकि वो सुंदर दिखे। और भावों के अंदर हमारे मन के वास्तविक विचार, हमारी मन की सुंदरता, जैसे हमारा आंतरिक गुण जो है वो भाव के अंदर आएंगे, और हमारा जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो हमारा बाहरी दिखावा है, वो कला के अंदर आएगा। तो ये इसका शरीर हो गया। और भाव पक्ष काव्य की आत्मा होती है। अब ये तो तात्कालिक है, यानी कि क्षणिक सौंदर्य होता है। क्षणिक मतलब कुछ पल में समाप्त हो जाता है इसका प्रभाव, क्योंकि सुंदरता एक दिन अवश्य नष्ट हो जाती है, जबकि विचार जो है अमर हो जाते हैं। तो कला पक्ष जो है कविता का, वो क्या है? क्षणिक सौंदर्य होता है। कुछ पल के लिए इसका प्रभाव रहता है। जब तक हम वो गीत, वो कविता सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तक हम उसकी लय का मजा लेते हैं, लेकिन उसके समाप्त होने के बाद उसने जो मैसेज छोड़ा है वो प्रभावशाली होता है। उसके बाद उसकी लय पर कोई चर्चा नहीं करता। यानी कि ये भाव पक्ष जो है स्थायी होता है, जन्म जन्मों तक वो अपना असर छोड़ता है। तो हम इस बात पर थे कि पेपर में यदि प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखिए, तो देखिए यहीं से शुरू करना है। काव्य में प्रयुक्त भाषा, सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे कि काव्य की भाषा कैसी है। जैसे सूरदास के पद हैं हमारे पहले पाठ में, तो उसके अंदर काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। यानी कि जैसी भाषा होगी, आजकल के जो कवि हैं वो कैसी भाषा प्रयोग में करते हैं? खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। और पाठ के अंदर एक कला तभी नजर आती है कवि की जब वो जैसा पात्र होगा वैसी इसकी भाषा दर्शाएगा। एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति की भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग ज्यादा होगा, और एक पढ़े लिखे शहरी व्यक्ति की भाषा में अंग्रेजी के, विदेशी शब्दों का प्रयोग ज्यादा होगा। तो जैसी भाषा है, जैसे शब्द हैं, वो हम पहली लाइन में लिख देंगे कि ब्रज भाषा है। दूसरा पाठ हमारा राम लक्ष्मण परशुराम वाला है, उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एक लाइन हमारी बन गई काव्य सौंदर्य की। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? लयात्मकता, यानी कि इसको एक और हम शब्द बोलते हैं गेयता, जिसको गाया जा सके सीक्वेंस में, लय में। यदि उसमें गेयता का गुण है तो लिख देंगे कविता में गेयता का गुण है। ये गेयता का गुण क्या होता है? जब एक तुकबंदी पर लाइन खत्म होती है, एक तुकबंदी पर, जैसे हमारे 10वीं में कविता है, तुम्हारी यह
मृदु मुस्कान डाल दे मृतक में भी प्राण, ना ना जैसी तुकबंदी पर लाइन खत्म होती है तो इसका मतलब उसको गाया जा सकता है। ऐसी रचना जिसको गाकर पढ़ा जा सके उसमें गेयता या लयात्मकता का गुण होता है। दूसरी लाइन हमारी बन गई, अगर उसमें गेयता का गुण नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर उसमें गेयता का गुण है तो लिख देंगे पद्यांश में या पंक्तियों में गेयता का गुण विद्यमान है। तीसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे, रस। रस 10वीं कक्षा में हमने रस पढ़े हैं। अगर हमारे मनोभावों को कविता छूती है और जो मनोभाव सामने आता है, जैसे एक इमोशनल कविता पढ़कर हम इमोशनल हो जाते हैं तो लिख देंगे कविता में करुण रस का प्रयोग किया गया है। अगर हमारे दुख जागता है तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। यदि हमें पढ़कर हंसी आ रही है तो हास्य रस का प्रयोग किया गया है। यदि वो कविता हमारे युद्ध भाव को जगा रही है, हमें लड़ने के लिए उकसा रही है, हमें प्रेरणा दे रही है, तो वो वीर रस हो गया। और यदि हमें कोई मैसेज मिल रहा है, संदेश मिल रहा है, तो कौन सा रस हो गया, शांत रस का प्रयोग हो गया। कबीर दास के हमारे जितने भी दोहे हैं वो एक कोई ना कोई सीख दे रहे हैं, तो सीख देने वाली जितनी पंक्तियां होगी, जो भाषा होगी, वो कौन सी होगी, शांत रस में होगी। इसी प्रकार कोई डरावनी पंक्ति है, भयानक रस। तो जैसा भाव होगा कवि का लाइनों का, वैसा ही भाव हमारे अंदर जागृत होगा, वही हम उसके अंदर रस लिख देंगे। छंद के अंदर यदि हमें छंद पहचान में ना आए तो इसमें केवल दो ही चीजें होती है, या तो मुक्त छंद, जैसे आजकल की कविताएं मुक्त छंद में प्रयोग की जाती है, मात्राओं का और वर्णों का ध्यान नहीं रखा जाता, मुक्त छंद में ज्यादा लिखते हैं। तो छंद मुक्त या छंदबद्ध, यदि आपको लगता है कोई पंक्तियां जो है छंदबद्ध की गई हैं तो उनको छंदबद्ध रचना लिख देंगे, नहीं तो छंद मुक्त। निराला जो है हमारे छंद मुक्त कवि है, यानी कि मुक्त छंद में लिखते हैं। उसके बाद अलंकार। अलंकार आपने 8th कक्षा में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, 9वीं में भी पढ़े होंगे। एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार, कोई शब्द 2 बार रिपीट हो गया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कहीं प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप दिखा दिया तो मानवीय गण अलंकार। जैसा पंक्ति में हमें लगता है कि ये अलंकार है, चौथी लाइन में हम लिख देंगे कि पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया। उपमा कहां प्रयोग किया जाता है, जहां तुलना की जाती है दो वस्तुओं की, जैसे चंद्रमा सामुख। अगली पंक्ति में प्रतीकात्मकता, यदि ये गुण उसमें है तो लिखेंगे प्रतीकात्मकता, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करता है कई बार कवि। किसी चीज को किसी अन्य चीज का सिंबल मान लेता है तो प्रतीक के माध्यम से, यानी कि सिंबॉलिक मेथड से हमें समझाने की कोशिश करता है। यदि वो गुण है तो लिखेंगे प्रतीकात्मकता का गुण कविता में है। उसके बाद क्या है, चित्रात्मकता। कई बार कवि ऐसी भाषा प्रयोग करता है कि हमारे सामने चित्र सा छप जाता है, हमारे सामने एक चित्र क्रिएट हो जाता है कि जैसे वाकई में ये घटना घट रही हो। एक चित्र हमारे सामने, जैसे मेघ आए कविता में है, धूल घाघरा भागी उठाए, पेड़ झांकने लगे, उचकने लगे आंधी में, तो ऐसे दृश्य जब कवि प्रस्तुत करता है, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसको पढ़कर वो हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। अब एक कलाकार, एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, रंगों से वो चित्र बनाता है, लेकिन एक कवि के शब्द ही उसके रंग हैं, शब्द ही उसकी ऊंची है, शब्द ही उसके ब्रश हैं, तो वो अपनी कल्पना के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमारे सामने वो चित्र प्रस्तुत कर देता है। यदि आपको लगे कोई पंक्ति पढ़कर कि जैसे वो सीन क्रिएट हो रहा है तो लिख देंगे चित्रात्मकता का गुण उसमें है, अन्यथा नहीं। फिर भाव संप्रेषणीयता। भाव संप्रेषणीयता क्या होती है कि कविता भावों को उजागर करने में, भावों को हमारे अंदर पहुंचाने में सफल हुई कि नहीं। भाव संप्रेषणीयता यानी कहीं पर कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, काव्य में कोई ऐसी पंक्ति या ऐसा भाव नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। कवि का कथन यदि हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा तो भाव संप्रेषणीयता का गुण उसमें नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो ये काव्य के गुण हैं जिनके बारे में हमने 4-5 पंक्तियों में लिखना होता है। इनमें से मुख्य हम भाषा शैली लिखेंगे, कौन सी है, लयात्मकता का गुण लिखेंगे,
रस अलंकार लिखेंगे और भाव संप्रेषणीयता का गुण लिखेंगे। ये 4-5 पंक्तियों में हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है। फिर आते हैं हम भाव पक्ष पर। भाव काव्य सौंदर्य के अंदर अंत में हमें भाव सौंदर्य भी लिखना होता है एक ही पंक्ति में कि कवि हमें यह संदेश देना चाहता है। कवि ने प्रकृति के प्रति हमें जागरूक रहने को कहा। प्रकृति की जो कविताएं हैं, जो निराला की जितनी कविताएं लिखी गई हैं, वो प्रकृति के प्रति मनुष्य का आकर्षण जो है दिखाती है। अब भाव पक्ष में ले लीजिए, कविता में निहित संदेश। कविता हमें क्या संदेश दे रही है, उसका विचार क्या है, मुख्य विचार क्या है जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भाव पक्ष के अंदर हमें केवल वो चीज लिखनी है कि कविता का भाव क्या है, यानी कवि कहना क्या चाहता है, कवि मैसेज क्या देना चाहता है, कवि का मुख्य संदेश जो है उसमें वो हम तक पहुंच रहा है और वो क्या कहना चाहता है, ये भाव सौंदर्य के अंतर्गत आ जाएगा। और काव्य सौंदर्य में कविता की भाषा आ गई, मुहावरेदार है, कैसी शैली, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कैसी प्रभावपूर्ण उसके अंदर भाषा है, तो इन चीजों का प्रयोग जो है किया जाता है। और काव्य सौंदर्य के अंदर क्या होता है, रोचकता और पठनीयता का गुण होना आवश्यक है। अब जब कविता में रोचकता होगी, यानी कि इंटरेस्ट लेकर हम उसको पढ़ेंगे, तो पढ़ने की हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, कविता को हम जल्दी पढ़ लेते हैं गाकर सीक्वेंस में, फ्लो में, जबकि कहानी और गद्य पढ़ने में हमें समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें रोचकता का गुण होता है, पठनीयता का गुण होता है, उसको पढ़ा जा सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं भावाभिव्यक्ति का स्तर। भावाभिव्यक्ति का स्तर यानी कि कविता अपने भावों को अभिव्यक्त करने में कहां तक सफल रही है। जिस रस का प्रयोग कवि करता है, वो रस हमारे अंदर भी उस वक्त जागृत हो रहा है कि नहीं। भाव व्यक्ति का स्तर यानी कि जैसे कवि के मन के भाव हैं, यदि हमारे मन के भाव भी उसी प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं, तो कविता जो है भाव व्यक्ति को उजागर करने में सफल कहलाती है। फिर है भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप यानी भाषा किस स्तर की भाषा है, जिस स्तर के पात्र होंगे, जिस समय की रचना होगी, उसी स्तर की जो है भाषा। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको लिखकर बताता हूं कि काव्य सौंदर्य में ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहां लिखा है। जैसी आपकी कविता है उसके हिसाब से पंक्तियां चेंज होती जाएंगी। पहली लाइन आप लिखेंगे, सरल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। कोई भी प्रश्न आ जाए काव्य सौंदर्य किसी भी लाइन का, सबसे पहले उसके अंदर भाषा देखेंगे। सरल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। यदि आपको लगता है कि वो सूरदास के पद से है पंक्तियां, तो लिख लेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि आपको लगता है वो पंक्तियां जो है हमारे दूसरे लेसन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, तो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। देव की पंक्तियां हैं तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रसखान ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद निराला है तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। तो इस प्रकार जो आधुनिक कवियों की भाषा है वो सरल खड़ी बोली हिंदी ही है। दूसरे में हम लिखेंगे उपमा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग। यदि आपको लगता है वहां कोई और अलंकार भी है, मानवीकरण है, तो लिख देंगे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, रूपक अलंकार का प्रयोग। जैसा उस पंक्ति में अलंकार है वैसा लिखेंगे। उसके बाद गेयता का गुण विद्यमान है। यदि कविता में गेयता का गुण विद्यमान है तो हमारी तीसरी पंक्ति क्या बन जाएगी, गेयता का गुण। फिर उसमें रस कौन सा है, शांत रस का प्रयोग या वात्सल्य रस का प्रयोग। जैसे सूरदास के पदों में श्रृंगार रस का प्रयोग है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कई जगह जो है रौद्र रस का, वीर रस का प्रयोग किया गया है जब लक्ष्मण उसको ललकारता है। इस प्रकार भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में सफल है। ये लाइन आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी काव्य सौंदर्य में आप ये लाइन लिख सकते हो कि भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में
समर्थ है या सफल है या सक्षम है। यानी कि ये कॉमन लाइनें हैं, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। 4 लाइनें कॉमन है, आपने सिर्फ उसकी भाषा देखनी है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अंत में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। यदि वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है, चित्रात्मकता का गुण उसमें है, तो लिख देंगे चित्रात्मकता का गुण है। भाव सौंदर्य में आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। भाव सौंदर्य में हम केवल लिखेंगे कविता का मूल भाव क्या है, कवि उसके माध्यम से संदेश क्या देना चाहता है। एक और चीज इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं, काव्य गुण। अब ये काव्य गुण को देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। काव्य गुण 3 तरह के हमारे पास काव्य गुण हैं, जैसे प्रसाद गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है माधुर्य गुण। तो देखिए प्रसाद गुण यानी जहां पर शांत रस का प्रयोग होता है, जिस काव्य में आपको लगे शांत रस का प्रयोग है, वहां आप लिख सकते हैं कि प्रसाद गुण है। पंक्तियों में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रसाद गुण का प्रयोग शांत रस के साथ होता है। फिर है ओज गुण। ओज यानी ओजस्वी, तेज, जहां आपको कोई वीर रस की पंक्ति लगे, कोई रौद्र रस की पंक्ति लगे, वहां आपको ओज गुण लिखना है। यानी कि ओज वीर रस के साथ प्रयोग होगा। अगर पंक्तियां वीर रस की हैं तो ओज गुण लिख देंगे। तीसरा है माधुर्य, यानी कि श्रृंगार और करुण। जहां श्रृंगार करुण रस होगा वहां माधुर्य गुण का प्रयोग। माधुर्य यानी मधुरता, मधुरता यानी मिठास, और मिठास प्रेम में होती है। तो इस प्रकार ये 3 काव्य गुण हैं, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। प्रसाद गुण का प्रयोग कहां होगा, जहां शांति से हमें कुछ न कुछ संदेश मिल रहा है। ओज गुण जहां पर हमारे वीरता के भाव जागृत हो रहे हैं, और माधुर्य गुण जहां हमारे प्रेम भाव और करुणा के भाव यानी हमारी संवेदनाएं जो हैं जागृत हो रही हैं, वहां हम इनका प्रयोग करेंगे। तीनों में से जैसा भी आपको लगे यहां लिख देंगे इस काव्य गुण का